नसीरुद्दीन को बंगाल का शासक नियुक्त किया। अब पूर्वी बंगाल तक का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य का अंग था। लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत के राजा को भी परास्त किया। बूढ़ा तुगलक बादशाह इस विजय का उपलक्ष्य भी नहीं मना पाया था कि स्वैग सिधाया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मृत्यु महज एक हादसा थी और कुछ इतिहासकारों का मत है कि गियासुद्दीन की मृत्यु न होकर योजनाबद्ध कत्ल था। इब्न बतूता लिखता है कि जूना खान ने सुल्तान का स्वागत करने के लिए तुगलक का बाद में शाही वास्तुकार मीर इमरान द्वारा ऐसा मचान तैयार करवाया था जो मात्र हाथी के छू जाने से गिर पड़े। जैसे ही सुल्तान का हाथी वहां से गुजरा, मचान गिर पड़ा और सुल्तान की मृत्यु हो गई। अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद और बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक को इसका जिम्मेदार मानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन की मृत्यु के 3 दिन बाद जूना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से स्वयं को सुल्तान घोषित किया। लगभग 40 दिन के बाद उसने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और बिना किसी विरोध का सामना किए सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद तुगलक के इतिहास का मुख्य स्रोत जियाउद्दीन बरनी था, जिसने फिरोज शाह तुगलक के काल में अपने ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त तारीख ए फिरोज शाही, फतूहत ए फिरोज शाही, मंसात ए महरूफ और तुगलकनामा है। इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मुख्य काजी नियुक्त किया और 1342 में अपना दूत बनाकर चीन भेजा। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको संरक्षण दिया था, फिर भी उसने निष्पक्ष होकर लिखा है और यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और उसने अलाउद्दीन खिलजी की भांति दोआब पर कर बढ़ा दिए। यद्यपि उसने अलाउद्दीन खिलजी की अपेक्षा काफ़ी कम कर बढ़ाए थे, फिर भी असामान्य परिस्थितियों अकाल के कारण उसका विरोध हुआ। जब उसने किसानों के साथ जबरदस्ती करनी चाही तो किसान भूमि छोड़कर चले गए। यद्यपि उसने किसानों की मदद के लिए प्रयास किए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस प्रकार उसका यह प्रयोग असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में सुधार लाने और राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला किया। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी और दिल्ली के समस्त नागरिकों को समन सहित दौलताबाद जाने का आदेश दिया। दौलताबाद की आब ओ हवा उसे रास न आई और उसने प्रजा को वापस दिल्ली चलने का आदेश दे दिया। इससे काफ़ी धन जन की हानि हुई और यह प्रयास असफल रहा। सुल्तान ने तीसरा प्रयास मुद्रा के क्षेत्र में किया और चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, परंतु जाली टकसालों पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। इसी कारण उसका खजाना खाली हो गया और उसे तांबे की मुद्रा के प्रचलन को वापस लेना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी की भांति ही मोहम्मद तुगलक भी साम्राज्यवादी था। खुरासानी दरबारियों के आमंत्रण पर उसने खुरासान और इराक को जीतने के लिए एक बड़ी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। बरनी लिखता है कि उसने दीवान अर्ध सैन्य विभाग में 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया, जिनको राज्य द्वारा पूरे वर्ष वेतन दिया गया। यद्यपि खुरासान के दरबार में अस्थिरता थी, लेकिन दिल्ली के सुल्तान के लिए खुरासान को विजित करना टेढ़ी खीर था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के सामने भी अनेक परेशानियां थी। एक बड़ी सेना को हिमालय के पार ले जाना एक कठिन कार्य था। इसके अतिरिक्त चगताई नेता तामरशिरीन खान और मिस्र का सुल्तान दोनों ही अपना उल्लू सीधा करने की ताक में थे। मोहम्मद बिन तुगलक को उनसे किसी प्रकार की उम्मीद न थी। इसीलिए कहा जा सकता है कि सुल्तान की यह योजना श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ की नहीं थी। इसीलिए उसने खुरासान विजय का विचार त्याग दिया। उसकी इस योजना में भी अपार धन की क्षति हुई। इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 आदमी ही जीवित बचे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक दिनों में 2 विद्रोह हुए, जिनको सुल्तान ने सफलतापूर्वक दबा दिया। गियासुद्दीन तुगलक की बहन के पुत्र बहाउद्दीन गुरसाप ने सागर में विद्रोह किया। उसने 1326 से 27 ईस्वी में सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु शाही फौज ने उसे गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया, जहां उसे जिंदा जला दिया गया और उसकी खुली नुमाइश की गई ताकि कोई आगे से विद्रोह न करे। इससे भी अधिक खतरनाक विद्रोह 1 वर्ष पश्चात उच्च सिंध और मुल्तान के
जागीरदार किसलू खान ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दौलताबाद में था। उसने दिल्ली होकर मुल्तान पर आक्रमण किया और अबरोहर के मैदान में किसलू खान को पराजित किया। सुल्तान ने मुल्तान की जनता का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन एक संत रुकनुद्दीन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन इन दोनों विद्रोहों को क्रूरतापूर्वक दबाने पर भी राज्य में विद्रोह होने नहीं रुके और न ही बाद में होने वाले विद्रोहों को सुल्तान दबा सका। अनेक हिंदू एवं मुसलमान सूबेदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1335 ईस्वी में मवाय के सूबेदार जलालुद्दीन अहसन शाह ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सुल्तान ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, परंतु प्राकृतिक विपदाओं के कारण उसे विद्रोह को बिना दबाए दौलताबाद वापस लौटना पड़ा। इसी प्रकार मदुरा भी स्वतंत्र हो गया। विजयनगर साम्राज्य की भी 1336 ईस्वी में नींव पड़ी। बंगाल में भी फखर उद्दीन मुबारक शाह ने 1338 ईस्वी में अपने नाम से सिक्के चलवाए। सुल्तान अन्य समस्याओं में उलझा हुआ था, इसी कारण बंगाल के विरुद्ध कार्यवाही न कर सका और बंगाल स्वतंत्र हो गया। इसी भांति साम्राज्य के अन्य भागों में भी विद्रोह हो गए। अवध और जफराबाद 1340 से 41 में स्वतंत्र हो गए। यद्यपि इन विद्रोहों को 1342 ईस्वी में दबा दिया गया था, परंतु इस प्रयास में साम्राज्य के अनेक संसाधनों का नुकसान हुआ था और सुल्तान की काफ़ी शक्ति नष्ट हो गई। इनके अतिरिक्त सुल्तान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में प्रोलय नायक और कापय नायक ने मुस्लिम शासन के विरुद्ध हिंदू आंदोलन छेड़ दिया, जिसका बल्लाल तृतीय ने पूर्ण समर्थन किया। इसी प्रकार विजयनगर द्वारा भी मुस्लिम शासन का विरोध किया गया। अमीरान ए सदाह ने मोहम्मद बिन तुगलक की मुश्किलें और बढ़ा दी। देवगिरी में विदेशी अमीरों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अगस्त 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। जब सुल्तान ठट्टा में विद्रोह को दबाने में व्यस्त था, तब उसे तीव्र ज्वर हुआ और 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद तुगलक संपूर्ण शासन के दौरान समस्याओं से घिरा रहा और अपनी किसी भी योजना को कोई अंजाम न दे सका और एक असफल शासक सिद्ध हुआ। बाकी अगले पार्ट में।